हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल सैम्पल के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक कराए जा रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेशनल सिंबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल सिंबल का पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ध्वज। तो आइए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यही पूछते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, ये वे आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया था। तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। याद रखिएगा, लंबाई इसकी 3 होती है। जो लंबाई है इसकी 3 होती है और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 होती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होगा। जो पहले पूछेगा उसका रेशियो भी पहले आएगा। आगे देखते हैं। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियों वाले गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे है केसरिया, दूसरे नंबर पे है सफ़ेद और तीसरे नंबर पे हरा है। बीच में नीले नीले रंग की एक पट्टी है जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि पहले केसरिया था कि पहले हरा था। तो देखिए, जो हमारा आसमान होता है वो केसरिया कलर में होता है और जो हमारी धरती होती है वो हरी होती है। तो उससे हम लोग याद कर लेंगे कि जो ऊपर होता है वो केसरिया होता है और जो नीचे होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह को हमारे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जैसा आप लोग को सबको पता है कि सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये बनारस में आपका पड़ता है। इसमें क्या होता है, 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए निर्भीकता से खड़े होते हैं। देखिए, 1 2 3, 3 तो दिख रहे हैं, एक पीछे है इसके, तो 4 शेर होते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन हमारा तिरंगा जो है वो 22 जुलाई 1949 को ही अपना लिया गया था। इसलिए ये टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। चक्र के दाईं ओर सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के प्रतीक है। ये बहुत कम लोग इसको नोट करते हैं। देखिए, यहाँ जो है दाईं ओर एक सांड बना हुआ है। ये क्या होता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शाने के लिए ये बनाया गया है इधर। और दूसरी ओर बाईं तरफ घोड़ा अदम्य शक्ति और परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। यहाँ देखिए घोड़ा है बना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उस पर किस किस पशु का उल्लेख किया गया है। तो घोड़ा और बैल का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा होता है आपके राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो होता है उसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है। तो याद रखिएगा, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से, जिसका अर्थ क्या है, सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये देखिए देवनागरी लिपि में अंकित है, ये याद कीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकती है। देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की जो लिपि होती है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। तो ये जो सत्यमेव जयते है वो देवनागरी लिपि में ही अंकित है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान के देखिए जो रचयिता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान के रचयिता है। अमार सोनार बांग्ला नाम से उन्होंने रचना की है। इसको भी देखिए, राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जब हमारे राष्ट्र चिन्ह को अपनाया गया था उसी समय 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 हम लोग टिक करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि यह सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो देखिए, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911। डेट अगर आपको ना भी याद रहे लेकिन सन याद रहना चाहिए, 1911, क्योंकि 1911-12 में ही हमारी राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। हमारे देखिए राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं।
ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, 52 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में की थी। ये याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि देवनागरी लिपि हो सकती है या फिर कोई और हो सकती है, लेकिन इसको याद रखिएगा संस्कृत भाषा में ये है। और इसको किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में दोनों में बहुत अंतर है, और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो देखिए दोनों को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अपना राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसको पहली बार जो है वो 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। देखिए राष्ट्रगान को 1911 में गाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय गीत को 1896 में गाया गया था। ये आप लोग दोनों डिफरेंट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शक संवत से लिया गया है। शक संवत, ये शक संवत जो है शकों के राजा द्वारा शुरू किया गया था, उन्हीं के नाम पे ये शक संवत नाम पड़ गया है। इसका पहला महीना जो है चैत से शुरू होता है। देखिए चैत से शुरू होता है और लास्ट होता है फाल्गुन में। और हमारा अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी महीना वो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर पे ख़त्म होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो हिंदी महीना होता है हमारा शक संवत वाला, वो चैत्र से शुरू होता है। चैत्र के बाद आता है बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर ऐसे करके चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद ऐसे करके आता है। तो 365 दिन का ये होता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में। देखिए सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। कोई कोई तो कन्फ्यूज होकर चीता बोल देता है, लेकिन याद रखिएगा हमारा राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? तो देखिए देश में एक तो राष्ट्रीय चिन्ह बाघ हमारा है, अब इसकी संख्या अगर घटेगी तो ये तो चिंता वाली बात हो गई ना। तो जो बाघ परियोजना है 1973 में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी बन जाता है, और कई साल ये पूछा जाता है कि बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, या फिर हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी, घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुई थी। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, वो तो सबको पता है कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। लेकिन राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर के लिए संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वो 1972 में, याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय पक्षी के लिए अधिनियम 1972 में आया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रेस्टस। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय पुष्प को जानते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम कभी कभी साइंस में पूछा जाता है, कभी कभी इन्वायरमेंट में पूछ देता है, या फिर कभी कभी जीएस वाले क्वेश्चन में पूछ देता है। तो निलंबो न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, ये याद रखिएगा। कमल का जो है साइंटिफिक नेम निलंबो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा है बरगद है, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फल के बारे में। तो सबको पता है कि राष्ट्रीय फल जो हमारा है वो आम है। आम, लखनऊ आम के लिए काफ़ी फेमस है। और लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है कि आम का वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये साइंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। मैंगीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय नदी के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। देखिए गंगा को आप भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, लेकिन अगर चौड़ी नदी के बारे में बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यह पहाड़ियों और घाटियों और मैदानों पे 2525 किलोमीटर, मतलब जहाँ से ये निकलती है पहाड़ों से निकलती है गंगोत्री से, उसके बाद ये मैदानों में आती है। तो पूरी जो इसकी लंबाई होती है भारत में वो 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ लिखा है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारी है वो गंगेटिक डॉल्फिन है, याद रखिएगा गंगेटिक डॉल्फिन। ये क्या होता है? डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। 2009 में इसको गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गैंगेटिक डॉल्फिन, उसको किस वर्ष में घोषित किया गया था। तो हम लोग ऑप्शन करेंगे 2009। देखिए अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा 5 अक्टूबर को हमारा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। विरासत पशु जो हमें पशु विरासत में मिली हुई है वो कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं एशियाई हाथी हमारी जो है विरासत पशु है। एशियाई हाथी को अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था कि ये भारत का जो है विरासत पशु होगा। तो याद रखिएगा जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गैंगेटिक डॉल्फिन है, जिसको 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है। हाथी को 2010 में, डॉल्फिन को 2009 में और हाथी को 2010 में आपका घोषित किया गया था। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसमें हम लोग नेशनल सैंपल को समझने की कोशिश किए हैं। ऐसे ही अपने अगले वीडियो में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे और पूरे पॉलिटी को कवर करेंगे। देखिए पूरे पॉलिटी को सरल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो खासकर इस चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।